माय नेम इज आफ्ताब अमन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। क्या आप अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहे, या फिर आप सेल तो कर रहे हैं लेकिन आप हर वक्त स्ट्रगलिंग फेज में रहते हैं? आप अपने सेल्स टारगेट्स नहीं पूरे कर पा रहे? क्या आपका बिजनेस ब्रेक इवन पे चल रहा है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस? आप जो भी सेल्स कर रहे हैं, उससे जो भी प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, वो मुश्किल अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस पूरे कर रहे हैं। क्योंकि जब आप सेल्स नहीं करेंगे, जब आप ज्यादा सेल्स नहीं करेंगे, तो आप प्रॉफिट्स नहीं जनरेट कर पाएंगे। अगर प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो आप पैसे नहीं बचा पाएंगे, और पैसे नहीं बचा पाएंगे तो आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करके उसको मजीद एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। अगर आपको भी इस तरह के मसाइल का सामना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ चंद ऐसे मेजर पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपकी सेल्स में मेन हर्डल्स क्रिएट किए हुए हैं। आपको बस रूट काज पे जाना है और उन प्रॉब्लम्स को, उन रुकावटों को दूर करने की कोशिश करना है। इसके बाद आपकी जो मेन हर्डल्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी और आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी। आपका बिजनेस ऑटो पायलट पे सेल्स जनरेट करना शुरू कर देगा। और हाँ, अगर आप कोई नई सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई नई प्रोडक्ट डिजाइन करने जा रहे हैं, तो भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सेल्स की जो मेन हर्डल्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को नए तरीके से, जो स्टार्टअप से ले रहे हैं, आप उसे नए तरीके से या अच्छे तरीके से डिजाइन कर पाएंगे। वेलकम बैक। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट मूवर्स। क्या आप अपने बिजनेस में फर्स्ट मूवर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं या जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं वो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे लोग बेच रहे हो? मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर करता चलूं कि फर्स्ट मूवर का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप नई इन्वेंशन के ऊपर काम करें, आप नई कोई चीज इन्वेंट करने की कोशिश करें, कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन करने की कोशिश करें और अपने मतलब इस चीज के ऊपर खुद को, अपनी स्ट्रगल्स को बढ़ाते जाएं कि आप किसी, जब तक आपसे कोई नई चीज इन्वेंट नहीं होती आप बिजनेस में उतरे ना। ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे जो फर्स्ट मूवर का आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेना वो ये है कि आप जिस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने जा रहे हैं, आपको ये देखना है कि वो मार्केट ऑलरेडी, उसमें क्या गैप मौजूद है, कहीं मार्केट वो फुली सर्व तो नहीं है। जिस प्रोडक्ट को आप लेके चल रहे हैं उस मार्केट, उसमें एक उसकी मार्केट में गैप होना चाहिए, उसकी मार्केट अंडर सर्व्ड होनी चाहिए, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट को कहीं पे पोजीशंस कर सकें या सेल कर सकें। अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग बना रहे हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट को कहाँ पे लेके जाएंगे? आप रिटेलर के पास जाएं, डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स के पास, किसी के पास भी, एंड यूजर के पास इवन चले जाएं, तो हर एक बंदे के पास वो प्रोडक्ट्स बेचने वाले आए होंगे और हर एक बंदे के पास स्टॉक मौजूद होगा। तो कोई आपसे आपकी प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा कि आपको एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी, और दूसरा आप अपनी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा वॉल्यूम में सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टॉक हर जगह पे उस प्रोडक्ट का मौजूद होगा। आपके कंपेटिटर ने उसका स्टॉक हर जगह पे अवेलेबल कराया होगा। आप वॉल्यूम्स में सेल नहीं कर पाएंगे। जब आप बहुत ज्यादा सेल्स नहीं कर पाएंगे, अपने टारगेट्स पे पहुंच नहीं पाएंगे, तो आप अपनी बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं बियर कर पाएंगे या फिर प्रॉफिट्स नहीं जनरेट कर पाएंगे। और दूसरा, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो आपको फेस करने को मिलेगा वो ये होगा कि आपको अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत ज्यादा पुश अप्रोच का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब आप समझ जाएंगे पुश अप्रोच और पुल अप्रोच में डिफरेंस क्या है, कि आपको बहुत ज्यादा फोर्स के साथ अपनी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे भी जाएंगे हर जगह पे वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी। तो जब बहुत ज्यादा कंपटीशंस चलते हैं और बहुत ज्यादा कंपेटिटर्स अपनी प्रोडक्ट को लेके मार्केट में आते हैं, तो इस कंपटीशन में एक प्राइस वार जनरेट होता है। ऑब्वियसली आपको अपनी प्राइस कम करना पड़ेगी, आपको कम प्राइस पे अपना माल बेचना पड़ेगा। इसके अलावा आपको उधार देना पड़ेगा, आपको डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, आपको डिफरेंट तरह की स्कीम्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो इससे आपकी ग्रॉस मार्जिन्स में डायरेक्ट इफेक्ट होगा, आपके मार्जिन्स कम होंगे, ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट्स कम होंगे, तो आपका बिजनेस कभी भी सस्टेनेबल नहीं रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। आप बहुत ज्यादा अपने एरिया से बाहर निकल के बहुत ज्यादा दूर तक अपनी प्रोडक्ट को नहीं बेचा पाएंगे, क्योंकि आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हैं या फिर मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन आपके प्रॉफिट्स उस रेशियो से नहीं ग्रो करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट में मार्केट में गैप होना चाहिए, वो पूरी तरह से वो मार्केट ऑलरेडी सर्व ना हो। आप किसी भी ऐसी प्रोडक्ट को ले सकते हैं कि जो किसी सिटी में तो चल रही है, किसी बड़े शहर में तो चल रही है, लेकिन आपके टाउन में उसकी प्रोडक्ट की अभी उसके लिए, आपके टाउन के लिए वो प्रोडक्ट नहीं है, तो आप वो वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। उस एरिया में, आपकी मार्केट में उस प्रोडक्ट के लिए भी जगह मौजूद है, तो ऐसी प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर सकते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
आपको ये देखना होगा कि आप अपनी प्रोडक्ट को कहाँ पे पोजीशन कर रहे हैं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या है। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक नॉर्मल फैमिली में कितने लोग होते हैं। सबसे ऊपर देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, पेरेंट्स, वालदैन जो हैं, और उसके बाद उनके बच्चे। अब इसको एज के हिसाब से कैटेगराइज कर लेते हैं। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो 50 से 70 की रेंज मतलब एज में हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो 30 से 50 की एज में, और जो किड्स होंगे वो बिलो 20 होंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इन सबके लिए नहीं होगी। आप फेस मास्क बना सकते हैं जो कि ये सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में आप जो भी प्रोडक्ट डिजाइन करने जा रहे हैं वो किसी खास एज स्केल को टारगेट करेगी, उसके बाद किसी खास जेंडर को टारगेट करेगी। फॉर एग्जांपल, आप एक फैंसी लेडीज सूट का बिजनेस कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो 30 से 50 के अराउंड जो लेडीज हैं उनको टारगेट करेगा। उसमें भी सिर्फ लेडीज को टारगेट करेगा, एक खास जेंडर को हिट करेगा। आपकी प्रोडक्ट पोजीशनिंग कहाँ पे जा रही है, आपको समझना होगा कि पूरी फैमिली में आपकी प्रोडक्ट किस बंदे को हिट कर रही है। या फिर आप दूसरा देखें कि अगर आप इसके अलावा अगर आप कोई डॉल्स का बिजनेस करते हैं, कोई डॉल बनाते हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो किड्स में बिलो 20 की जो एज सेक्टर है उसमें सिर्फ बेबी गर्ल्स को हिट कर रहा होगा। आपकी प्रोडक्ट की पोजीशन सिर्फ वहां पे हिट कर रही होगी। तो इसलिए आपको देखना होगा कि आपको अपनी प्रोडक्ट को कहाँ पे पोजीशन करना है, वो किस बेसिकली किस टारगेट कस्टमर के लिए डिजाइन की गई है। तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग के साथ साथ आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका एग्जैक्ट डिसीजन मेकर कौन है, उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला कौन है। फॉर एग्जाम्पल, आप साइकिल का बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप बच्चों के लिए कुछ खिलौने बना रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट पोजीशनिंग तो यही है कि ये किड्स के लिए है, लेकिन इसका डिसीजन मेकर कौन है, इनको खरीद के देने वाला कौन है, तो वो पेरेंट्स है। तो आपको प्रोडक्ट पोजीशनिंग के साथ साथ डिसीजन मेकर का भी ध्यान रखना होगा कि आपकी प्रोडक्ट उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी हो कि वो डिसीजन मेकर तक पहुंचे। आप डिसीजन मेकर को जरूर साथ टारगेट करें ताकि वो आपकी प्रोडक्ट की सेल हो सके। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट प्राइसिंग। आपको ये देखना होगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखी है। ऑब्वियसली वो सीजीएस के बाद और उसके ओवरहेड के एक्सपेंसेस हैं उसके बाद ही आप उसका तयन करेंगे, तो अपने प्रॉफिट्स मार्जिन को बीच में ऐड करके। लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप पोजीशनिंग के साथ साथ आपकी जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग है इसके साथ साथ इसकी प्राइसेस ये दोनों साथ में लेके चलने हैं आपको। कि फॉर एग्जांपल, आप अगर एक जैकेट बना रहे हैं, तो जैकेट अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जैकेट यंगस्टर के लिए, जो यंग पीपल है, तो आपको ये देखना होगा कि आप इस अपनी जो जैकेट है इसको पोजीशन कहाँ पे कर रहे हैं, उसके साथ साथ इसकी प्राइसिंग क्या है। आप अगर लीड क्लास के लोग हैं जो लेट्स से फॉर एग्जांपल वो 20% है, टॉप 20% लोग, वहां पे अगर आप अपनी जैकेट उस टाइप की बनाने वाले हैं या इंपोर्ट करने वाले हैं तो आपको उसकी प्राइस उस कैटेगरीज में लेके जानी है। अगर आप जो मिडिल क्लास लोग हैं जो लेट्स से 60% है या फिर 50% लोग पीछे रह जाते हैं जो मिडिल क्लास में हैं, वो जो 30% है वो जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो जो मिडिल क्लास है अगर आप उनको टारगेट करने जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप देखते हैं कि अगर आपने अपने इस बिजनेस में ज्यादा मार्केट को टैकल करना है तो वो ज्यादा बड़ी मार्केट है, तो वहां पे अगर आप अपनी प्रोडक्ट को पोजीशन करने वाले हैं तो उसके हिसाब से आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस भी डिजाइन करनी है। क्योंकि अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, एक ऐसी फैंसी या फिर लग्जरी जैकेट लॉन्च कर देते हैं एक मिडिल क्लास के तबके के लिए, तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आपकी सेल ऑब्वियसली वहां पे उस कैटेगरी में या उस मार्केट में आपकी सेल हो ही नहीं पाएगी। तो आपको इस तरह की कैटेगरी के लिए अपर क्लास में लेके जाना पड़ेगा, और हर पोजीशन के साथ साथ आपको अपनी प्राइसेस में तब्दीली लानी होगी। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल कंपनीज, दो जो टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी है वो कौन सी है, एक टोयोटा इंडस मोटर्स और दूसरा सुजुकी मोटर्स। तो ये दोनों ही बज़ाहिर तो दोनों गाड़ियां बनाती हैं और दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर होने चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टोयोटा उसकी गाड़ियां 25 लाख से स्टार्ट होती हैं और 2 करोड़ या 3 करोड़ तक चली जाती हैं। तो टोयोटा ने एक खास सेगमेंट की मार्केट को टैकल किया हुआ, उस तरह की वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, वहां पे पोजीशन करता है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को बेचता है। जबकि सुजुकी, जो हमें लगता है कि टोयोटा के कंपेटिटर्स होंगे, ऐसा नहीं है। वो 8 लाख से स्टार्ट करता है अपनी गाड़ियों की, अपनी मोस्ट ऑफ दी जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो 8 लाख से स्टार्ट होती हैं और 25 से 30 लाख तक चली जाती है। ठीक है, ज्यादातर मतलब उससे महंगी भी होंगी लेकिन ज्यादातर यहाँ पे जाती है। तो ये एक खास तरह की मार्केट, जो लोग जिनकी इनकम स्केल यहाँ की है, इस लेवल की है, तो सुजुकी अपनी सारी प्रोडक्ट सिर्फ उनको टारगेट कर रहा है।
और टोयोटा अपनी सारी प्रोडक्ट्स अपर क्लास के लोगों को टारगेट कर रहा है। तो ये दोनों बेसिकली एक अपनी अपनी मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट किए हुए हैं और दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि जिस जगह पे आप अपनी प्रोडक्ट को पोजीशन करने जा रहे हैं उसी तनासब से आपने अपनी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग भी करनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है और उसी हिसाब से आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी डिजाइन करनी है। तो हमारा लास्ट पॉइंट है प्रोडक्ट क्वालिटी। ये अपने आप में निहायत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको किसी भी तरह करके अपनी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको 100% मेंटेन रखना है। इससे पहले जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, उसकी प्राइसिंग, पोजीशनिंग, आप फर्स्ट मूवर हैं या नहीं है, वो सारे अपने आप में एक खास वैल्यू रखते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी सही ना हुई तो आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बिक पाएगी और आपको हर बार अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक नए कस्टमर की जरूरत होगी। आपको हर बार एक नया कस्टमर तलाश करना पड़ेगा। और अगर आपका बिजनेस रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल पे है, आप अपनी प्रोडक्ट एक ही कस्टमर को बार बार बेचना चाहते हैं, तो उसे सेटिस्फाइड रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर बार एक नया कस्टमर एक्वायर करने में जो कास्ट आती है, रिसर्च ये बताती है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसकी सिर्फ 10% कास्ट में या 5% कास्ट में आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को दोबारा से एक्वायर कर सकते हैं। तो आप हर बार अगर नए कस्टमर की तरफ जाते रहे तो आपकी मार्केटिंग कास्ट बहुत ज़्यादा आती जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेगी। आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप अपनी सेल्स को बहुत ज़्यादा लेवल पे बूम नहीं कर पाएंगे, अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाएंगे। उसका नुकसान क्या होगा? इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा कि आपको पहले तो आप अपनी प्रोडक्ट को अपने डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी आपका वेंडर है उस तक पहुंचाएंगे, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट आएगी, इसके ऊपर मार्केटिंग भी लगेगी आपको। जब उस प्रोडक्ट पे क्लेम आएगा तो आपको वही प्रोडक्ट वापस उठानी पड़ेगी, आपको दोबारा से उसके ऊपर ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट आपको पड़ेगी, आपको वो प्रोडक्ट अपनी फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में दोबारा लेके आनी पड़ेगी। वो एक तरह से क्लेम होगा और वो जो स्टॉक होगा वो भी डैमेज होगा, वो खराब हो चुका होगा क्योंकि वो सही तरह से तैयार ही नहीं हुआ था। तो वो प्रोडक्ट आपका, वो स्टॉक भी ज़ाया हो गया, आपको स्टॉक बेचने में भी एक्सपेंसेस आए, स्टॉक को वापस रिसीव करने में भी एक्सपेंसेस आए, आपका एक क्लेम जनरेट हुआ और आपका एक कस्टमर भी जो अनसेटिस्फाइड कस्टमर है वो भी आपसे नाराज हुआ। तो इस तरह से प्रॉफिट्स तो दूर की बात है, आप अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाते चले जाएंगे और अनसेटिस्फाइड कस्टमर के साथ अपने ब्रांड को खराब कर देंगे। आई होप कि आपने इस वीडियो से काफी कुछ लर्न किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने बिजनेस ग्रोथ और इनोवेटिव आइडियाज से हमेशा बाहर रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।